उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई तेजी। 24 घंटे में नए मामलों की संख्या प्रदेश में 2 गुना और राजधानी लखनऊ में 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ी। प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने का रास्ता किया साफ। इस बारे में शुद्धि पत्र किया जाएगा जारी। केंद्र सरकार की तरफ से छोटी बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दरें रहेंगी लागू। वित्त मंत्री ने कहा, ब्याज दरों में नहीं होगा कोई बदलाव। और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में महिलाओं ने पेश की अपनी सशक्त दावेदारी। जिला पंचायत, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए बढ़ चढ़कर महिलाएं लड़ रही हैं चुनाव। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। 24 घंटे में नए मामलों की संख्या लखनऊ में 2.5 गुना और प्रदेश में 2 गुना से ज्यादा बढ़ी है। प्रदेश में 9 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु की खबर है, जिसमें 3 लोग लखनऊ के भी बताए गए हैं। लखनऊ में कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी करने के मामले में गोमती नगर स्थित एक मॉल को सील कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन द्वारा प्रदेश में मास्क लगाए जाने, 2 गज की दूरी बनाने और हाथ धोने को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कुल 1,24,135 सैंपल की जांच की गई। प्रदेश में अब तक कुल 3,49,22,434 सैंपल की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 2,600 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 11,918 कोरोना के एक्टिव मामले में से 6,722 लोग होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक आयु वालों को कोविड वैक्सीनेशन 5,000 केंद्रों पर किया जा रहा है। आप सभी से अपील है कि जो लोग 45 वर्ष से अधिक हैं वो कोविड सेंटर पर जाकर टीकाकरण अवश्य कराएं। जो लोग वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं वो अपना कोविन पोर्टल पर जाकर फ्री ऑनलाइन कर सकते हैं। 2,600 नए मामले सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 11,918 है। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक जो लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,99,045 हो गई है। कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 8,820 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,24,135 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 3,49,22,434 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जो हमारे एक्टिव केसेस हैं 11,918, इनमें से 6,722 होम आइसोलेशन में हैं। 287 निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के मरीज राजकीय व्यवस्था में निःशुल्क मेडिकल कॉलेज या चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं। देश में बीते कुछ दिनों से बढ़ते कोरोना मामलों का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा और बीते 24 घंटों में 72,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना वैक्सीनेशन के अगले चरण की कल से शुरुआत हो गई है, जिसके तहत 45 साल से ऊपर के लोगों को देश भर में कोरोना का टीका लगने लगा है, जिसके चलते टीकाकरण केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर टीका लगवाया। अब तक 6,75,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। में तो 45 इयर्स अप का जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, तो एक टारगेट ये भी रखा गया है कि हर रोज महाराष्ट्र में 4 लाख के करीब लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो ये एक काफी बड़ा टास्क है और बड़ा चैलेंज भी है। गुरुवार से देश में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगने की शुरुआत हो गई।
कोरोना को मात देने में ये टीका सबसे कारगर हथियार है। बहुत जरूरी है वैक्सीन लेना, यही तरीका है जिससे कि इरेडिकेट हो सकती है बीमारी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोरोना के टीके को उन तक पहुंचाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए अप्रैल के महीने में सभी सार्वजनिक और निजी वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रत्येक दिन टीके दिए जाएंगे। इसमें सरकार की तरफ से घोषित छुट्टियों को भी शामिल किया गया है। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण अभियान के शुरू होने पर देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचे लोगों ने अपनी बारी का इंतजार करने के बाद टीके की पहली खुराक ली। प्रदेश के सभी लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग अपने घरों से निकलें और वैक्सीन केंद्रों पर जाकर वैक्सीन लगवाएं जो इंटाइटल्ड है। गुरुवार को देश की जानी मानी हस्तियों ने भी टीके की पहली खुराक ली। इसमें प्रमुख रूप से रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल रहे। देश के गणमान्य लोगों ने देशवासियों से कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में हिस्सा लेने की अपील की। 45 साल से ज्यादा के लोग हैं, इनका वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और इसको देखते हुए लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। बात करें देश में कोरोना के मामलों की स्थिति की तो 8 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में दैनिक कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। इन 8 राज्यों में 84.61% नए मामले दर्ज हुए। एक दिन के भीतर 72,330 नए मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में हर दिन दर्ज किए जाने वाले नए मामलों की संख्या सबसे अधिक 39,544 है। इसके बाद छत्तीसगढ़ 4,563 और कर्नाटक में 4,225 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन के भीतर कोरोना के 40,382 मामले ठीक हुए हैं। वहीं कोविड से 459 लोगों की मृत्यु हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने का रास्ता साफ कर दिया है। विशेष सचिव कार्मिक संजय कुमार सिंह ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट की। 1 फरवरी 2019 या इसके बाद भर्ती के लिए जो भी विज्ञापन जारी हुए और परीक्षा नहीं हुई, उनमें इसका लाभ दिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोरों को 10% आरक्षण देने के बारे में जल्द ही शुद्धि पत्र जारी किया जाएगा। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घटाने का अपना फैसला वापस ले लिया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ब्याज दरें पहले की तरह बनी रहेंगी। वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार की लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें उन दरों पर बनी रहेंगी जो 2020-21 की अंतिम तिमाही में मौजूद थीं। 31 मार्च 2021 को जारी किया गया नया आदेश वापस ले लिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से छोटी बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दरें लागू रहेंगी। इसमें नेशनल सेविंग स्कीम पर 6.8% का ब्याज मिलता रहेगा। पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर 7.1% पर जारी रहेगा। मंथली इनकम अकाउंट पर 6.6% का ब्याज जारी रहेगा। सुकन्या समृद्धि योजना पर 7.6% का सालाना ब्याज मिलता रहेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजनाओं पर ब्याज दर 7.4% पर जारी रहेगा। पांच राज्यों में चुनावी घमासान के बीच गुरुवार को भी प्रचार अभियान जारी रहा। भाजपा के तमाम दिग्गज स्टार प्रचारकों ने 5 राज्यों में कहीं रोड शो किया तो कहीं रैलियों के माध्यम से जनता से संवाद स्थापित किया। उधर कांग्रेस, डीएमके, एलडीएफ, यूडीएफ के तमाम दल भी जनता के बीच पहुंचे। पक्ष विपक्ष की पार्टियों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप किया तो वहीं चुनाव आयोग ने भी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में नेताओं के खिलाफ कड़े कदम उठाए। 5 राज्यों के चुनावी घमासान में प्रचार का काम जारी है। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के मतदान के बीच बाकी जगहों पर प्रचार का काम जोरों पर है। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, एआईएडीएमके और वामपंथी दल जोर शोर से रैलियां और रोड शो के जरिए जन समर्थन जुटा रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी और तमिलनाडु में पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान संभाली। पुदुचेरी पहुंचे अमित शाह ने लासपेट में रोड शो के पहले करुवद्दी कुप्पम में सिद्धानंदा मंदिर में पूजा अर्चना की। तमिलनाडु में एक चुनावी जनसभा में अमित शाह ने यूपीए के भ्रष्टाचार और वंशवाद पर जमकर हमला बोला। हम सब लोग डीएमके और कांग्रेस पार्टी को अच्छे से जानते हैं। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार,
गुंडागर्दी, जमीन हड़पना और अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाना, जनता की चिंता नहीं करना, यही डीएमके और कांग्रेस का रास्ता है। उधर केरल में बीजेपी के 2 दिग्गज नेता जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ प्रचार में उतरे। आदित्यनाथ ने यूडीएफ और एलडीएफ गठबंधनों पर निशाना साधा। विकास के नाम पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का गठबंधन केरल की सुरक्षा के साथ धोखा कर रहा है। एलडीएफ, पीएफआई और एसडीपीआई के साथ मिलकर के केरल के साथ विश्वासघात कर रहा है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने मेट्टुपालयम सहित राज्य के कई इलाकों में डीएमके कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार किया, तो वहीं उनके सहयोगी दल कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को केरल के वायनाड में पार्टी के पक्ष में रोड शो किया। I don't agree with them, but I certainly do not hate them. I will debate with them, I will discuss with them, I will disagree with them, but I will always smile at them. चुनाव आयोग ने भी सभी राज्यों में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं, तो वहीं आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सख्त फैसले भी ले रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में चुनाव आयोग ने डीएमके नेता ए राजा को चुनाव प्रचार करने पर 48 घंटे का बैन लगा दिया है। तो वहीं चुनाव आयोग ने असम सरकार में मंत्री और भाजपा नेता हिमंता बिस्वा शर्मा पर एक मामले में नोटिस जारी किया है। भाजपा नेता को 2 अप्रैल को शाम 5 बजे तक नोटिस पर जवाब देने के लिए कहा गया है। चुनावी घमासान के बीच 5 राज्यों में प्रचार चरम पर पहुंच गया है। सभी राजनीतिक दल चुनावी राज्यों में तेजी से प्रचार करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के मदुरई और नागेर कोरियल में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मदुरई में होने वाली चुनावी जनसभा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वीके पलानीस्वामी समेत अन्य नेता मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के पथानामित्ता और तिरुवनंतपुरम में भी चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। केरल के 140 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मदुरई में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर के प्रमुख पुजारी और भाजपा के नेता मौजूद थे। पश्चिम बंगाल और असम के दूसरे दौर के चुनाव में भी पहले दौर की तरह बम्पर वोटिंग देखने को मिली। सभी विधानसभा सीटों पर युवाओं महिलाओं का उत्साह देखने को मिला, तो वहीं चुनाव आयोग की तमाम तैयारियों की वजह से भी ज्यादा वोटिंग में मदद मिली। कोरोना को देखते हुए हर पोलिंग बूथ पर विशेष इंतजाम किए गए थे। बंगाल के 30 और असम के 39 सीटों पर गुरुवार को मतदान संपन्न हुआ। पश्चिम बंगाल और असम के अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी के लिए आम जन का उत्साह दिन भर हिलोरे मारता रहा। कोरोना काल के बावजूद भी लोगों का उत्साह मतदान के लिए चरम पर था। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, हर कोई इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाह रहा था और यही वजह है कि मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करें तो राज्य में गुरुवार को दूसरे चरण में 4 जिलों की कुल 30 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 विधानसभा सीटों पर, बांकुरा की 8 और दक्षिण 24 परगना की 4 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। मतदाताओं में उत्साह कुछ ऐसा था कि सभी जगहों पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली। राज्य में इस चरण में कुछ जगहों पर हिंसा और झड़प की खबरें भी देखने को मिली। मोहम्मदपुर बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ। नंदीग्राम में कई बूथों पर 2 दलों के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। Latest polling percentage at 5টার সময় ছিল, we have already communicated, today was 80.43%. Total complaints আজকে আমরা রিসিভ করেছি 1605 complaints. Early morning today বা মধ্যরাত্রে হয়েছে, that had happened at village Dalbar, PS কেশপুর, যেখানে একজন উত্তম দলাই age 37 years, ওনার sharp injuries হয়েছিল and he has succumbed to injuries. 8 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে
এই পার্টিকুলার কেসে। AC 135 কেশপুর পশ্চিম মেদিনীপুরে, this is at about 12:00 hours. Candidate along with 5 others minor injuries sustained করেছেন। 20 persons have been arrested, which includes 6 men and 14 women. गुरुवार को जिन 30 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, वहां 10,620 मतदान केंद्र बनाए गए। संक्रमण के खतरे को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें दिख रही थीं। तमाम जिलों में दोपहर होते होते मतदाताओं की संख्या बढ़ती चली गई। खास बात ये रही कि महिलाओं और युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। जो सीट में आएगा वो सुरक्षित रखेगा नंदीग्राम को। मैं चाहती हूँ कि नौकरी मिले और एजुकेशन में अच्छा हो सब कुछ। बात असम की करें, दूसरे चरण में 13 जिलों की 39 विधानसभा सीटों पर गुरुवार सुबह से मतदान शुरू हुआ। राज्य में करीमगंज, हैलाकांडी, कछार, दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, पश्चिमी कार्बी आंगलोंग, कामरूप, नलवाड़ी, उदलगुरी, मोरीगांव, नगांव और होजाई जिले की सीटों पर दूसरे चरण में वोट डाले गए। सभी जगहों पर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। सभी सीटों पर मतदाता सुबह से ही मतदान के लिए उमड़ पड़े और उनका जोश देखते ही बनता था। असम बढ़ रहा है, सभी दिशाओं में असम बहुत बढ़ रहा है और नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट तो एक मतलब बहुत ऊंचे स्थान पर है इस मामले में। चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट, बच्चों के लिए चाइल्ड केयर के अलावा कोविड के संदिग्धों के लिए अलग से कक्ष की सुविधा तमाम बूथों पर बनाई थी। दोनों ही राज्यों में दूसरे चरण के मतदान के दौरान तमाम वीआईपी मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नंदीग्राम में बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने वोट डाला तो बांकुरा में बीजेपी सांसद सुभाष सरकार ने मतदान किया। सिलचर में कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने मताधिकार का इस्तेमाल किया तो बीजेपी के महासचिव और सांसद दिलीप सैकिया ने नलवाड़ी जिले में अपने पैतृक गांव पूर्णा कामदेव में एक मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला। कुल मिलाकर दोनों राज्यों में पूरी सावधानी और उत्साह के साथ मतदान पूरा हो गया। दूसरे चरण की वोटिंग के उत्साह के बाद अब सबकी नजरें बाकी के चरणों पर होंगी कि क्या ऐसा ही उत्साह बाकी के चरणों में भी देखने को मिलेगा। प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से गांवों में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। गांव की सरकार में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए महिलाएं भी बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। इसके साथ ही गांव के स्तर पर भी महिला सशक्तिकरण का लाभ जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। अमेठी में जिला पंचायत, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के पर्चों की बिक्री शुरू होती ही महिलाओं ने बड़ी संख्या में पर्चे खरीदने के साथ ही अपनी दावेदारी पेश करती है। हम लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है, बाहर निकलने का मौका मिल रहा है और अपना स्वयं काम करने की क्षमता रख रहे हैं। पहले महिलाओं को बहुत परेशानी होती थी, घर में चूल्हा चौका, खाना पीना, यही सब काम था। हर काम करने की क्षमता है हम लोगों को। बहुत अच्छी योजना है। पहले महिलाओं को घर में चूल्हा चौका बर्तन करना रहता था, अब जो है हम लोग शिक्षित हो गए हैं, बाहर निकल रहे हैं, इसलिए जो है इससे बहुत हम लोग को लाभ हो रहा है। आजकल बाहर निकल के जॉब कर रहे हैं सब महिलाएं। सरकार की बड़ी अच्छी योजना है। देखिए, निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात सबसे पहला काम है जो वो नामांकन पत्रों की बिक्री का है। हमारे जनपद में सभी ब्लॉकों पर तथा जिला पंचायत में जो नामांकन पत्रों की जो बिक्री का कार्य प्रारंभ हो गया है, इसमें देखने में आ रहा है कि महिला कैंडिडेट्स जो है बड़ी संख्या में आ रही हैं और एक अच्छा संकेत है डेमोक्रेसी के लिए कि अधिक से अधिक महिला कैंडिडेट्स में सामने आए तथा जो हमारी ये इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें भागीदारी करें। दिल्ली मेरठ डासना एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खोल दिया गया है और एक्सप्रेसवे पर वाहनों का आवागमन भी शुरू हो गया है। अब मेरठ से दिल्ली और दिल्ली से मेरठ का सफर आसान हो गया है। 45 से 50 मिनट में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। 8,246 करोड़ रुपए की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। ना मोदीनगर और मुरादनगर का जाम रास्ता रोकेगा और ना ही अब दिल्ली पहुंचने में 3 घंटे का वक्त लगेगा। 31 दिसंबर 2015 को दिल्ली मेरठ डासना एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया था। देश का ये पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जो 14 लेन का है। इस अवसर पर मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद राजेंद्र अग्रवाल और भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक विनीत शारदा ने एक्सप्रेसवे का दौरा किया। मेरठ के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस अर्थ में कि मेरठ और दिल्ली के बीच की दूरी है 50 मिनट या 1 घंटे के अंदर हो जाएगी। जो 3.5 घंटे 4 घंटे केवल जाम में फंस जाए तो बहुत अधिक समय लगता था और उसके कारण से
हमारे जो नौजवान बच्चे थे उनको वहाँ रहने की मजबूरी होती थी यदि कोई नौकरी पर जाते थे। अब स्थिति ये हो जाएगी कि किसी को भी आने जाने में 50 मिनट 1 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। उसके कारण से विकास को भी पंख लगेंगे, यहाँ पर बाहर से लोग आएंगे, रास्ता अच्छा हो गया है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी होगा और केवल मेरठ ही नहीं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को इस हाईवे से के बनने से लाभ होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये एक्सप्रेसवे एक आधुनिक एक्सप्रेसवे है जिसमें एलईडी बूथों पर एयर कंडीशन एंड आधुनिक कैमरे, जगह जगह फ्लावरी व क्यारी लगी हुई है, जगह जगह ये आधुनिकता की एक नई मिसाल मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे चरितार्थ होगा। साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज उनके नाम की घोषणा की। दादा साहब फाल्के पुरस्कार को भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। पुरस्कार वितरण 3 मई को किया जाएगा। देश के फिल्म दुनिया का और देश का एक प्रमुख अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है। इस साल 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड हम घोषित कर रहे हैं। इस बार चयन करने के लिए 5 जूरी मेंबर थे। आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चैटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष घई, ये 5 जूरी की बैठक हुई और बैठक में उन्होंने सर्वसम्मति से अपने महान नायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की है और उसको हमने स्वीकारा है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर रजनीकांत को बधाई देते हुए लिखा कि कई पीढ़ियों की लोकप्रियता, अतुलनीय काम, विविध भूमिकाएं और एक प्रेरक व्यक्तित्व। यह बेहद खुशी की बात है कि थलाइवा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें ढेर सारी बधाई। जम्मू कश्मीर में 2021 अमरनाथ यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण की शुरुआत हुई। 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और यस बैंक की 446 शाखाओं में पंजीकरण होगा। यात्रा 28 जून से शुरू होगी और 22 अगस्त को समाप्त होगी। 1930 में महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा से आजादी की एक अलग ही अलख जगाई थी, उसी दांडी यात्रा की याद में एक बार फिर से दांडी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा गांधी जी के नेतृत्व में 1 अप्रैल को कहां से निकलकर कहां तक पहुंची थी, उसी की बानगी दिखाती है। ये खबर देखिए। एक अप्रैल 1930 की सुबह महात्मा गांधी डेलाड से छापड़ा भाटा की तरफ चल पड़े थे। गांधी जी के बताए पथ पर दांडी यात्रा में शामिल पदयात्री छापड़ा भाटा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात पुलिस दोनों तरफ ढोल बाजे के साथ पदयात्रियों की स्वागत में खड़ी है। खुद सूरत पुलिस कमिश्नर अजय तोमर आगे बढ़कर पदयात्रियों का स्वागत कर रहे हैं। आजादी के लिए जिन लोगों ने अनेक प्रयत्न किए, भगीरथ प्रयत्न किए, उन सभी की याद में और बापू गांधी की याद में यात्रा का आयोजन किया गया है। आज़ादी की लड़ाई जिस भावना से लड़ी गई थी, उस भावना को आज फिर रिफ्रेश करने का, तरोताज़ा करने का, फिर से याद करने का अवसर है। राष्ट्र प्रेम की भावना लोगों में, खासतौर पर युवा पीढ़ी में बढ़े, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। सुबह 9 बजे महात्मा गांधी छापड़ा भाटा पहुंचे थे। वहां महात्मा गांधी से काका साहब कालेलकर, महादेव भाई देसाई और मोहनलाल पांड्या मिले। यहां महात्मा गांधी से मिलने कई मिल मालिक सहित 100 से भी अधिक लोग आए। यहां गांधी जी ने 3 बहनों को सड़क पर झाड़ू लगाते देखा था।
इसीलिए अपने संबोधन में उन्होंने ग्रामवासियों को अपने भीतर और बाहर की स्वच्छता पर जोर देने की बात कही थी। छापड़ा भाठा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पदयात्रियों के साथ जुड़े और 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के आत्मनिर्भर भारत के सपने के साथ आज भी देश आगे बढ़ रहा है। महात्मा गांधी के साथ बाद में गांव-गांव में भारत के, हमारे देश के निकल पड़े थे लाखों लोग नमक सत्याग्रह करने, और अंत में 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अंग्रेजी साम्राज्य हिल गया था। गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाया था। लेकिन आज मैं इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के अवसर पर आपसे निवेदन करने आया हूं कि हमें देश की खातिर नमक का फर्ज अदा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में गौरैया संरक्षण को लेकर वाराणसी में काम कर रहे इंद्रपाल सिंह बत्रा की तारीफ की। इंद्रपाल सिंह बत्रा पिछले 15 वर्षों से गौरैया संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने घर में ही 120 से ज्यादा मिट्टी के घोंसले बनाए हैं, जिसमें सुबह शाम हजारों गौरैयों का वास होता है और वह उनको दाना पानी भी उपलब्ध कराते हैं। वो अपने मोहल्ले में दूसरे लोगों को भी इसके लिए जागरूक करते हैं। उनके घरों में भी वो पक्षियों के लिए दाना पानी रखने के लिए जागरूक करते हैं। आज उनके इस प्रयास से उनके मोहल्ले में लगभग 2 किलोमीटर के इलाके में हजारों हजार गौरैयों को देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री के मन की बात में अपनी तारीफ सुनने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब पूरे देश से उनके यहां लोगों के फोन आते हैं जो गौरैया संरक्षण के लिए काम करना चाहते हैं। ये तारीफ तो वो एक मेरे लिए मिरेकल है, और मैं इससे मुझे बल की बात जहाँ तक कहते हैं उत्साहवर्धन इतना ज़्यादा हुआ है कि ना जाने कितने फ़ोन मुझे आते हैं और मैं सबसे प्यार से बात करता हूँ। दिल्ली, बॉम्बे से, कहाँ से, बेंगलोर से फ़ोन आ रहे हैं कि बत्रा जी आपने कैसे किया, हमको बताइए कैसे करना है। तो सबको मैं गाइड कर रहा हूँ। मतलब ये अभी तक तो मैं बनारस के लोकल लोगों को गाइड करता था, अब पूरा हिंदुस्तान से मुझे फ़ोन आ रहे हैं। और ये पर्यावरण के जो प्रेमी लोग हैं वो हमारी बातों को समझते हुए आगे देखिए अपना प्रोग्राम चला रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। समाज से तो यही एक निवेदन करेंगे कि भाई हर लोग अपने घर में जहाँ तक संभव हो सके पानी और दाना चिड़ियों के लिए जरूर रखें, और कुछ जगह ऐसी दे जहाँ चिड़िया आके अपना घोंसला बना सके। इतना करने से चिड़िया गौरैया हमारी संरक्षित हो जाएंगी। प्रदेश में लगभग 6000 गेहूं क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद शुरू हो गई। प्रदेश में पहली बार गेहूं खरीद इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज मशीनों के द्वारा हो रही है। एफसीआई, पीसीयू, पीसीएफ, एसएफसी सहित कुल 7 एजेंसियां गेहूं खरीद के लिए तय की गई हैं। किसान अपना पंजीकरण खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट, जन सुविधा केंद्रों या गेहूं क्रय केंद्रों पर जाकर करा सकते हैं। इस बार ऐप के माध्यम से भी किसान अपने नजदीकी क्रय केंद्र का पता लगा सकते हैं। इधर लखनऊ में आज 38 क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद रजिस्ट्रेशन के लिए खोले गए। क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और केंद्रों पर बोरे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र बीकेटी के एसडीएम सुरभि सिंह ने बताया कि केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन सख्ती से कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तहसील बीकेटी में क्योंकि आज ही से शुरुआत हुई है, तो हमारे यहाँ 3 जगह लगाए गए हैं, सरना में, कुमरावा में और सिंहामऊ में। ये 3 जगह में किसान अपने जो खरीद वहाँ पे अपने स्टोरेज कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई तेजी, 24 घंटों में नए मामलों की संख्या प्रदेश में दोगुना और राजधानी लखनऊ में 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ी। प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने का रास्ता किया साफ। इस बारे में शुद्धि पत्र किया जाएगा जारी। केंद्र सरकार की तरफ से छोटी बचत योजनाओं पर पुरानी ब्याज दरें रहेंगी लागू। वित्त मंत्री ने कहा, ब्याज दरों में नहीं होगा कोई बदलाव।
और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में महिलाओं ने पेश की अपनी सशक्त दावेदारी। जिला पंचायत, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए बढ़ चढ़कर महिलाएं लड़ रही हैं चुनाव। इसी के साथ समाचार। नमस्कार।